जैसा कि आप सब जानते हैं कि हरियाणा विधानसभा में आदमपुर विधानसभा का उपचुनाव इन दिनों चल रहा है और ये उपचुनाव जिन परिस्थितियों में हुआ है, ये अपने आप में बड़ी विशेष परिस्थिति हरियाणा की राजनीति की नई दिशा का संकेत करने वाली है। ऐसे कौन से कारण बने, कौन सी परिस्थितियां बनी, क्या वजह हुई कि एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को अपने कार्यकाल के बीच में श्रीमान कुलदीप बिश्नोई जी ने, जो कि हरियाणा की राजनीति की एक बड़ी शख्सियत हैं, विधायक होते हुए उन्होंने इतना बड़ा राजनीतिक फैसला उन्होंने लिया और आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर बड़े नौजवान, ऊर्जावान और बड़े योग्य और काबिल भव्य बिश्नोई जी कमल के फूल के निशान पर जनता के बीच में झोली फैला करके वोटों की अपील कर रहे हैं। मेरा विशेष संकेत उन परिस्थितियों पर है जिन परिस्थितियों में चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी को हरियाणा की राजनीति में एक इतना बड़ा निर्णय लेना पड़ा। पिछले 8 वर्षों से आज श्रीमान मनोहर लाल जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 8 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 2014 से लगातार प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन आया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को स्वतंत्र रूप से सरकार बनाने का अवसर प्रदेश की जनता ने दिया और पहली बार प्रदेश की जनता ने महसूस किया कि कुछ सरकार वह सही मायनों में बिना पैसे, बिना भ्रष्टाचार के, योग्यता के आधार पर नौकरियां लोगों के घर में सीधी चिट्ठी पहुंचे, ऐसा वातावरण की कल्पना कभी हरियाणा में कोई करता नहीं था। और तमाम व्यवस्थाओं को पारदर्शी करते हुए ऑनलाइन ट्रांसफर हो या जितने भी सरकारी कार्य हों, उनको ऑनलाइन करने का एक बड़ा क्रांति का सूत्रपात वह मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में प्रारंभ होता है। सरकार सही मायने में वह कुछ परिवारों की, कुछ घरानों की या किसी एक क्षेत्र की या किसी एक वर्ग की सरकार न होकर के पंचकुला से लेकर के पलवल तक हरियाणा प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र कोने कोने में यह एहसास हुआ कि यह सरकार हरियाणा प्रदेश के सब लोगों की अपनी सरकार है। एक नई शासन संस्कृति का विकास होता है। देश में दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय जननेता श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारतवर्ष आगे बढ़ा है, आगे बढ़ रहा है, मजबूत कदम रख रहा है। वहीं एक राजनीतिक दल के नाते से भारतीय जनता पार्टी पूरे भारतवर्ष में भारत की जनता के बीच में जाकर के दुनिया के लोकतांत्रिक प्रणाली से काम करने वाले देशों के अंदर सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनकर के उभरा है। ऐसा राजनीतिक दल जिसका शीर्ष भी एक कार्यकर्ता है, जिसके शीर्ष पर वो सामान्य परिवारों से निकले हुए राजनेता हैं, जिन्होंने कभी मेहनत करके अपने और अपने परिवार का पेट पालने का काम किया। चाहे वो नरेंद्र भाई मोदी जी हों, चाहे वो अमित भाई शाह जी हों और चाहे वो हरियाणा प्रदेश में मनोहर लाल जी हों, उत्तर प्रदेश में योगी जी हों, एक ऐसी राजनेताओं की श्रृंखला देश में खड़ी हुई। चाहे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हों, वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हों, कि देश का एक गरीब परिवार में झोपड़ी में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी देश के सर्वोच्च पद की शोभा बढ़ा सकता है, ऐसा राजनीतिक वातावरण बना। अब हरियाणा प्रदेश में जैसा कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति है कि विपक्ष पूरी तरह से इस नए राजनीतिक वातावरण में अपने आप को अप्रासंगिक पाता है, अपने आप को, अपनी भूमिका कहीं उसको निरर्थक भूमिका पाता है, क्योंकि इस नई राजनीतिक संस्कृति में अपने आप में जो पहले राजनीति चल रही थी कांग्रेस पार्टी की या अन्य विपक्षी दलों की, जातिवादी राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति,
लोगों को लड़ा झगड़ा करके अपने परिवारों को आगे बढ़ाने की राजनीति, उस राजनीति के अंदर अब जनता ने उसको अस्वीकार कर दिया है। तो इसलिए विपक्ष पूरी तरह से दिशाहीन और दृष्टिविहीन दिखाई देता है। वही स्थिति प्रदेश में अनुभव में आया कि सामने विपक्ष के तौर पर कांग्रेस पार्टी, एक देश की सबसे पुरानी पार्टी, और उसके साथ दूसरी विपक्षी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल, वह अपने अपने जो कुछ चुनिंदा लोगों के दरवाजे और दस्तक तक ही सिमट करके रह गई, उनकी दहलीज तक सिमट करके रह गई। कांग्रेस पार्टी ने प्रयोग किए। श्रीमान अशोक तंवर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उनको अपमानित करके, उनके साथ दुर्व्यवहार करके, उनको राजनीतिक तौर पर प्रताड़ना करके, और यहां तक कि सीधे सीधे उनके शब्दों में उन्होंने आरोप लगा करके कहा कि शारीरिक हमले उनके ऊपर करके एक प्रदेश अध्यक्ष, जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके साथ जो व्यवहार हुआ वह अपने आप में विपक्ष की प्रमुख कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी संस्कृति का एक बहुत बड़ा, जो उनकी सच्चाई को उजागर करने वाला, पर्दाफाश करने वाला एक वातावरण बना। अशोक तंवर जी के हटने के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक प्रयोग और किया। कुमारी शैलजा को, वह भी दलित, शोषित, वंचित वर्ग से, उनको भी अवसर देकर के किसी तरह से जनता के बीच में पार्टी को प्रासंगिक बनाया जाए। और कुमारी शैलजा भी पूर्व केंद्रीय मंत्री, एक महिला होने के नाते कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, तो उससे समझ में आ गया कि कांग्रेस पार्टी में एक ऐसा गिरोह काम करता है जो कांग्रेस पार्टी को उभरने नहीं देगा। वो अपनी जेब से बाहर कांग्रेस पार्टी को निकलने नहीं देगा, वो कांग्रेस पार्टी को उपजने नहीं देगा। वह हरियाणा प्रदेश को असंख्य हाथों से लूटने की दोबारा से साजिश रचता हुआ दिखाई देता है। उसके मन में हरियाणा का विकास नहीं है, उसके मन में हरियाणा की जनता का विश्वास अर्जन नहीं है, उनके मन में हरियाणा की जनता को लेकर के कुछ अच्छे स्वप्न और संकल्प नहीं है, बल्कि अपने ही बच्चे, परिवार के कुछ लोगों को आगे बढ़ाने का और फिर से हरियाणा के किसान और मजदूर को लूटने का सपन के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो चौधरी कुलदीप बिश्नोई, चौधरी भजनलाल जी की विरासत को लेकर के हरियाणा में कांग्रेस में काम कर रहे थे, और उन्होंने अपनी पार्टी को भी मर्ज करके बड़े उम्मीद के साथ उन्होंने सोचा था कि वो एक फिर से कांग्रेस पार्टी में सक्रिय होकर के काम करेंगे। लेकिन उन्होंने भी अंततोगत्वा महसूस किया कि अब कांग्रेस पार्टी यह एक गिरोह के सरगना की जेब की पार्टी के अलावा कुछ नहीं बचा है। तो अंततोगत्वा कहीं ना कहीं उनके समझ में आया, देर आए दुरुस्त आए। राज्यसभा चुनाव में उन्होंने आत्मा की आवाज पर एक बड़ा फैसला लिया। वो तो कांग्रेस में और भी लोगों की पता चला है कि आत्मा जगी थी, कांग्रेस के अंदरूनी प्रश्न खड़े होते हैं, लेकिन ये तो खुला उन्होंने पूरी रूप में स्वीकार किया है। बहादुर आदमी ही इस बात को स्वीकार करते हैं। और उसके बाद उन्होंने अंतिम तौर पर अब इस बात को स्वीकार करते हुए घोषणा की कि ये भारतीय जनता पार्टी ही देश को आगे बढ़ा सकती है। भारतीय जनता पार्टी ही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे को साकार कर सकती है, सार्थक कर सकती है। और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, हम उनका स्वागत करते हैं। मुझे सारी भूमिका इसलिए रखनी पड़ी है कि हरियाणा की राजनीतिक संस्कृति का इससे स्पष्ट विवरण कोई दूसरा नहीं मेरी समझ में आता है कि कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ पुराने लोग हैं वह कांग्रेस के अंदर आज या तो छोड़ चुके हैं या छोड़ने की तैयारी में है। बचता है तो एक छोटा सा गिरोह बचता है, और वो भी धीरे धीरे
जनता उनको उनकी सही जगह बता देने वाली है। मित्रों, आदमपुर के उपचुनाव में भव्य बिश्नोई जी की जीत, भारतीय जनता पार्टी की जीत, कमल के फूल की जीत, वह ठीक उसी प्रकार से जैसे एक मुहावरा कहा जाता है कि आसमान पर साफ लिखा है, दर्रो दीवार के ऊपर स्पष्ट दिखाई देता है। जर्रे जर्रे से आवाज आती है कि कमल का फूल आदमपुर में खिलने वाला है। एक बड़े बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की यहां पर विजय होगी। हमारे 40 विधायक से बढ़कर के 41 विधायक बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी का बहुमत मजबूत होगा और नई मजबूती के साथ विधानसभा में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार और बेहतर काम करने का, अगले 2 साल के अंदर जनता की सेवा करने का काम करेगी। मुझे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हों, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के उम्मीदवार हों, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हों और अन्य किसी दल के उम्मीदवार हैं, मुझे उनमें से कोई भी ऐसा उम्मीदवार नहीं लगता जो वास्तव में आदमपुर की जनता से जुड़ करके और आदमपुर की जनता की सेवा का संकल्प लेकर के चुनाव के मैदान में आया है। कांग्रेस में तो स्थानीय लोग कोई टिकट लेने की लाइन में नहीं दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कभी बगल के विधानसभा के उम्मीदवार से चर्चा की तो उन्होंने भी कहा, नहीं, मेरा तो पुराना हल्का ही ठीक है। और कोई पूरे हिसार जिले में नहीं मिला, कोई बगल में नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी ने जिनको उतारा है, जनता ने उनको आजमाया हुआ है। आम आदमी पार्टी के हों या इंडियन नेशनल लोकदल के को मुकाबले में नहीं है। तो मैं अंतिम बात इतनी संकेत करता हुआ कि हमारा अनुमान यह है कि अकेले में भारतीय जनता पार्टी के जितने वोट होंगे, बाकी सब उम्मीदवारों के कुल मिलाकर के भी उतने वोट शायद नहीं हो पाएंगे। इस अनुमान के साथ मैं अपनी जो मेरी टिप्पणी है मैं आपको समर्पित करता हूं और आपके प्रश्नों का स्वागत करता हूं। कैप्टन साहब, आपने बात की कि परिस्थितियां क्या रही और उसके बाद परिवार की बातें की। ऐसी परिस्थितियां क्या थी कि कुलदीप बिश्नोई ने इस्तीफा दिया और चुनाव से हट डाला? ये पार्टी का अपना फैसला होता है और स्वाभाविक है कि कुलदीप बिश्नोई जी ने भी इस बात को ओपन रखा कि जो भी पार्टी फैसला करेगी मैं भी लड़ सकता हूं और भव्य बिश्नोई जी भी लड़ सकते हैं और पार्टी और जिसको चाहे पार्टी लड़ा सकती है। तो पार्टी ने भविष्य को ध्यान में रखते हुए कि एक नए योग्य नौजवान है, पहले भी लोकसभा का चुनाव लड़ करके उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र के अंदर अपनी पदार्पण किया हुआ है, तो उस नाते से भव्य बिश्नोई जी को पार्टी ने एक योग्य उम्मीदवार के तौर पर आपके बीच में, जनता के बीच में भेजा है। वो योग्यता कौन सी थी सर जिसके आधार पर भव्य बिश्नोई को उम्मीदवार बनाया? क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो इसी आदमपुर से 23,000 के माध्यम से आ रहे थे। हर चुनाव के अपने समीकरण होते हैं और 1 और 1 11 होते हैं। जब वो किसी और सिंबल पर थे और भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर हैं तो 1 और 1 11 होते हैं और राजनीति का गणित अलग प्रकार से काम करता है। राजेश जी, आप। सर, बीजेपी के प्रत्याशी है भव्य बिश्नोई। बीजेपी 8 साल में कोई 5 काम गिना पाए कि आदमपुर हल्के में जो उन्होंने किए हो, जिनको दिखा करके वो वोट मांग पाए। 500 करोड़, 700 करोड़, 800 करोड़ रुपए का जिक्र हर वक्त यहाँ पे करता है, लिस्ट देने की बातें भी होती हैं, लेकिन आपके कोई भी ऐसे बात नहीं। मैं आपको एक सूची जारी कर दूंगा, तो कृपया करके उस सूची को आप प्रकाशित कर दीजिएगा। आप उस सूची को अपने रिपोर्ट के अंदर आप उसकी रिपोर्ट बना दीजिएगा। ये 603 करोड़ रुपए के काम जो है पिछले 8 वर्षों में हुए हैं और ये भी है कि इससे कहीं बेहतर, देखिए स्वाभाविक थोड़ा सा फर्क पड़ता है कि एक कहीं जो एक प्रतिनिधि होता है वो जाकर के को विशेष प्रयास करके और सरकार के साथ जुड़ने होने वाला या एक अलग एक थोड़ा फर्क पड़ता है। तो अब कोई कोर कसर भी रह गई है उसको सूद समेत भी पूरा कर देंगे, ये भी भरोसा हम दिला रहे हैं। सर, सवाल ये था साथी का कि आपका हो गया साहब, वो अपना सवाल पूछ लेंगे साहब। नहीं, उनका आपके मित्र को पूछने दीजिए। बगल में एक भाई साहब पूछ रहे थे जी। अब तक डिप्टी सीएम या जेजेपी का ज्यादा सक्रियता नहीं नजर आ रही चुनाव प्रचार में, कब
तक आएंगे भैया, क्या कोई बात हुई है पार्टी की? जी बिल्कुल, उन्होंने स्वयं घोषणा की है और गठबंधन में चुनाव लड़ा जा रहा है, तो स्वाभाविक है कि नीचे के स्तर के कार्यकर्ता, बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेकर के जो भी उनके वरिष्ठ नेता हैं, वह अभी तो दिवाली का त्यौहार संपन्न हुआ है, सही मायनों में चुनाव अब वेग पकड़ेगा। सारे जो हैं प्रमुख नेता जिन जिन की जैसे ड्यूटी लगेगी सब आएंगे। इसी में मैं माफ़ी चाहूँगा, मुझे सबसे पहले आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको देनी चाहिए थी और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ दीपावली का ये पावन पर्व आप सबके परिवारों में खूब खुशियाँ, सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर के आए। और आज गोवर्धन का पूजा का त्यौहार भी है, उसकी भी आप सबको मंगल कामना करता हूँ। सर, कुछ टाइम पहले आपने कुलदीप बिश्नोई को बेमौसमी नेता बोला था और आपने ये भी बोला था गोपाल कांडा है और कुलदीप शर्मा और कुलदीप बिश्नोई, इन तीनों का मालिक एक ही है और इनको ऑपरेट डी पार्क से किया जा रहा है। ये कब कहा मैंने? आपने ही बोला है। कोई रिकॉर्डिंग कोई ऐसा है? कौन सा, कब आया बयान ये? 2020 का है। आप उसकी कोई कटिंग है उसकी? हाँ जी, मुझे भेजिएगा, उसके ऊपर उचित टिप्पणी करूंगा। सर, आप पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है और शिक्षा रोल मॉडल की बात करते हैं, शिक्षा को लेकर आप पार्टी, तो कैसे देखते हैं इस बार जो आप पार्टी ने प्रत्याशी उतारा है? देखिए, आम आदमी पार्टी को पंजाब के अंदर एक अच्छा बहुमत मिला है और पंजाब में उनको एक अग्नि परीक्षा से गुजरना है। अभी हम देखना चाहेंगे कि वो दिल्ली की तरह से फेल होंगे। दिल्ली में जिस प्रकार से जनता को आंखों में धूल झोंकने का उनका प्रयास जनता के बीच में उजागर हो चुका है, क्या पंजाब में भी उसी प्रकार की रीत दोहराने का काम करेंगे या पंजाब में कुछ कर पाएंगे? तो आम आदमी पार्टी का हमें कोई उम्मीद नहीं है। उनके जो नेता हैं वो केवल मात्र झूठ बोलने का काम करते हैं। वह पंजाब में जाकर SYL पर कुछ बात करते हैं, हरियाणा में आकर के कुछ बात करते हैं, दिल्ली में बैठ करके पराली जलाने पर कुछ बात करते हैं, पंजाब में जाकर के अलग बात करते हैं, हरियाणा में आकर के अलग बात करते हैं। तो आज तक उनकी कोई भी बात वह साबित नहीं हो पाई है। तो ऐसे में मुझे आम आदमी पार्टी से कोई उम्मीद नहीं, फिर भी एक विपक्ष के नाते मैं उनको पंजाब में उनके काम के परिणाम को भी उसका आकलन और विश्लेषण करने का उनको समय देने के लिए तैयार हूँ। सर, आज आप चुनाव में प्रचार के लिए भी जाएंगे, इसके अलावा बीजेपी के मंत्री, पूर्व मंत्री लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं आदमपुर की जनता की तरफ से एक आवाज आ रही है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर के तमाम लोग प्रचार कर रहे हैं, उसके बावजूद भी एक बड़ा काली गाड़ियों का काफिला हल्के में देखा जा रहा है, जिसको गेम चेंजर के नाम में देख रहे हैं आदमपुर की जनता, खास करके मतदाता। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि गेम चेंजर आपके होते हुए, शीर्ष नेतृत्व के होते हुए किसी गेम चेंजर को मैदान में उतारना पड़ा? काली गाड़ी काफिला मुझे नहीं मालूम, आज जाऊंगा थोड़ा कुछ बात पता चलेगी। ऐसी काली गाड़ियों का काफिला लगातार देखा, ऐसी कोई बात सूचना पता चलेगी तो उसका जो है उत्तर भी देंगे। मीनू बेनीवाल की बात कर रहे हैं सर ये लोग। ये मेरी जानकारी में नहीं है, इसलिए उसका उत्तर मैं नहीं दे सकता। तो आपने जिस गिरोह का जिक्र करे तो गिरोह किसको कहते हैं? वो गिरोह का सरगना वो हरियाणा प्रदेश जानता है। गिरोह किसका है? जो कभी किसी दूसरे को हरियाणा प्रदेश में देख करके राजी नहीं, जिन्होंने हरियाणा प्रदेश को असंख्य हाथों से लूटा है, जिन्होंने किसानों की जमीनों को कम दाम के ऊपर उनको अधिग्रहण का भय और डर दिखा करके, जिन्होंने हजारों एकड़ जमीन को अपने साथियों की जेबों में डाल करके हरियाणा की जनता की जेब पर डाका डालने का काम जिन्होंने किया है, जिनके ऊपर अनेक प्रकार के मुकदमे भी चल रहे हैं। हरियाणा की जनता जब उनकी सच्चाई को जानती है कि जब उनको सत्ता से बेदखल कर दिया गया तो किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश को उन्होंने जाति पाति की आग में जलाने का काम किया, ऐसे लोगों को हरियाणा की जनता पहचान चुकी है। इसलिए उस गिरोह के सरगना का अनुज रोहतगी जी मेरे से ज्यादा आप जानते हैं। नाम आप बता दो सर, हम तो क्या करें, आप हमारे को पूछो। ये ऐसा सवाल है, हरियाणा प्रदेश की कच्ची क्लास में पढ़ने वाले बच्चे से भी पूछ लोगे कि हरियाणा की राजनीति का डाकू कौन है, वो आपको जवाब दे देगा। सर, प्रश्न अगर किया जाएगा तो ये कहना पड़ेगा कैप्टन साहब ने बिना नाम लिए निशाना। राजेश जी के मन में पता है, अनुज जी के मन में भी पता है, आप भी बता दो। हैं? आप ही पूछ लो, मैं हाँ ना कह दूंगा। सारा कर रहे हैं उनके लिए अभ्यर्थी लगातार
ऐसा है, अब उनके बारे में मुझे हर एक बात का उत्तर देने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं मानता हूं कि हरियाणा की राजनीति में ऐसे तत्व वह एक प्रकार से घुन का काम करते हैं, लोकतंत्र को विनाश करने का काम करते हैं, हरियाणा के नौजवानों के भविष्य को नष्ट करने का काम करते हैं। ऐसे तत्व राजनीति से जितनी जल्दी उनका उन्मूलन हो जाए, पोलियो की दवा जैसे देकर के पोलियो का उन्मूलन करने की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे लोगों को ऐसी दवा पिलानी चाहिए कि भविष्य में वो हरियाणा की जनता के साथ में ऐसे फरेब और धोखा देने के, विश्वासघात करने के काम दोबारा ना कर पाए। उनके जो भी कोई अंदर ये बाहर से जो समर्थक तत्व बैठे हैं, उनको भी उनकी आत्मा जाग जाए कि ऐसे लोग लोकतंत्र के लिए अच्छे नहीं हैं, ऐसे लोग समाज के लिए भी अच्छे नहीं हैं, ऐसे लोग मतलब देश के लिए भी अच्छे नहीं हैं। तीसरा बाई इलेक्शन है सर मनोहर जी का, हालांकि चौथा है ये, उसमें से जो पीछे वाले 2 हार गए इस टर्म की अगर बात करें, वो क्यों हारे और ये क्यों आप जीत पाए? देखिए, ठीक है, इस बात का आकलन होता है कि हम कौन सा 2 उपचुनाव जो हैं नहीं जीत पाए, कुछ ऐसी परिस्थितियां रही और क्षेत्र का भी अपना समीकरण रहता है, उम्मीदवारों का भी अपना एक प्रभाव रहता है, तो उन अनेक फैक्टर्स होते हैं और अंदरूनी तौर पर हम उनकी समीक्षा भी करते हैं, हम उनका पूरा एक फीडबैक भी लेते हैं और ज़रूरी नहीं कि जो सारी समीक्षा जो हम करें उसका पूरा विवरण जो है उसको साझा करें, कुछ चीज़ें हमें अंदरूनी समझनी होती हैं। लेकिन आदमपुर के उपचुनाव की जो एक दिशा दिखाई दे रही है वो स्पष्ट उसमें उम्मीदवार की दृष्टि से, उसके अंदर जो एक पूरा चुनावी जो वातावरण की दृष्टि से, हर दृष्टि से आदमपुर के अंदर स्पष्ट दिखता है कि एक बड़ी जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। इनकी सुन लो भाई साहब, जिनकी एक बार नहीं हुई। आदमपुर उपचुनाव को 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है, क्या आप ये समझते हैं कि 2024 का सेमीफाइनल? मुझे खैर इस तरह की मेरा कोई आकलन इस दृष्टि से मैंने नहीं किया है। हर चुनाव अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। हर बाई इलेक्शन को बता देते हैं सर सेमीफाइनल, हालांकि एक और सामने आप ही बताने वाले हो, आप ही पूछने वाले हो। जी धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।